हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के उसी ऐतिहासिक मैदान में दो सेनाओं के बीच, एक अहमद शाह अब्दाली की सेना और दूसरी मराठों की सेना, इन दोनों सेनाओं के बीच ये एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ और इस युद्ध ने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। काशीराज पंडित ने कहा है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठों के लिए एक प्रलयंकारी युद्ध सिद्ध हुआ। उसने मराठों की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसके ऊपर विराम लगा दिया और मराठों का बहुत नुकसान इस युद्ध से हुआ। तो ये युद्ध दो ऐसी महाशक्तियों के बीच में हुआ, एक तो अहमद शाह अब्दाली जो दुर्रानी वंश का था और नादिर शाह का ये उत्तराधिकारी था। वही नादिर शाह, याद करिए, जिसने 1739 में दिल्ली को लूटा था। तो वो नादिर शाह जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, उसका उत्तराधिकारी। और दूसरी ओर इसका मुकाबला था मराठों से, मराठा शक्ति। और जिस समय युद्ध हुआ 1761 में, उस समय मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव युद्ध में जो मराठा सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। बालाजी बाजीराव का नाबालिग और बड़ा पुत्र था जिसका नाम था विश्वासराव, जो पेशवा का उत्तराधिकारी था। और बालाजी बाजीराव के चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ। तो सेना की कमान थी विश्वासराव, ये तो नाम मात्र के लिए सेनापति थे, वास्तविक सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। जो बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे और सेना की वास्तविक कमान इनके हाथों में थी। विश्वासराव अलवैस थे। ओके, तो मराठा सेनापति विश्वासराव सदाशिवराव के नेतृत्व में सेना ने बड़ी बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन मराठों को पराजय हाथ लगी। तो इस युद्ध में अब्दाली की सेनाओं की विजय हुई और मराठों की पराजय हुई। तो परिणाम, अहमद शाह अब्दाली की विजय और मराठा शक्ति की पराजय। ओके, ये ऐसे कुछ फैक्ट थे जिनको जानना आवश्यक है। प्रश्न ये है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसका कारण क्या था, किस कारण से युद्ध हुआ और इसके परिणाम क्या हुए। ओके, देखिए, पानीपत के जो तीसरे युद्ध के कारण हैं, इन कारणों में से दो मुख्य कारण। पहला, अहमद शाह अब्दाली एक महत्वाकांक्षी शासक था, दुर्रानी वंश का था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। तो वो चाहता था कि जैसे उसके पूर्व बादशाह ने दिल्ली को लूटा, भारत को लूटा, इसी तरह वो भारत की अकूत संपदा को लूट करके अपने साम्राज्य को समृद्ध करे। तो भारत की अकूत संपदा पर उसकी निगाह थी और वो भारत को अपने पूर्व अधिकारी की भांति लूटना चाहता था। पहली बात। दूसरा, मराठे उससे क्यों संघर्ष करने के लिए आ गए? मराठे उस समय दिल्ली की जो गद्दी थी, दिल्ली के जो बादशाह थे, उनको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। मराठे ऐसी पोजीशन में थे उस समय
कि अगर कहा जाए तो भारत में सबसे बड़ी शक्ति थी जो मुगल सत्ता को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और एक प्रकार से वो समस्त भारत पर हिंदू पद पादशाही की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए यह युद्ध अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। मराठे उस समय उत्तर भारत तक आ चुके थे, उनका प्रभाव अटक और पंजाब तक स्थापित था। मुगल बादशाह उनके अधीन था। मुगल बादशाह की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा प्रदान करना मराठों का दायित्व था। तो ऐसी स्थिति में अब्दाली से उनका संघर्ष होना ही था। ओके, तो ये दो मुख्य कारण थे, अब्दाली की महत्वाकांक्षा और दूसरी ओर मराठों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व और मराठों के द्वारा हिंदू पद पातशाही की स्थापना की जो लालसा, जो उत्तर भारत तक साम्राज्य स्थापित करने की उनकी साम्राज्य की पिपासा, ये दो बड़े कारण थे। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि को समझिए कि मराठे उत्तर भारत तक आए कैसे। देखिए, 1737 के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाना चालू हो गया। रही सही जो कसर थी, 1739 के नादिर शाह के आक्रमण ने उसको सिद्ध कर दिया कि मुगलों की सत्ता एकदम कमजोर है, डवाडोल है, और उसने दिल्ली को खुलेआम लूटा। पूरे दिल्ली में कत्लेआम किया गया। नादिर शाह के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना। यद्यपि दिल्ली पर नादिर शाह के जाने के बाद मुगल सत्ता स्थापित रही, उसने दिल्ली को लूटा, लेकिन मुगलों का साम्राज्य स्थापित रहा और अहमद शाह बहादुर, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, ये शासन करते रहे। हुआ यूं कि 1752 में नवाब वजीर सफदरजंग ने मराठों के साथ एक गुप्त संधि की और उस गुप्त संधि के माध्यम से ये निश्चित किया कि मराठे मुगल सम्राट को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करें और इसके बदले मराठियों को पंजाब, सिंध और दोआब क्षेत्र में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। ये संधि नवाब वजीर सफदरजंग और मराठों के बीच हुई थी। मुगल सम्राट का अनुमोदन तो नहीं मिला था, लेकिन इस संधि की वजह से उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने की जो एक पिपासा थी, एक दृढ़ इच्छा थी, वो मराठों के अंदर जाग चुकी थी और मराठे दिल्ली और दिल्ली के बाहर तक अब अपना प्रभाव स्थापित करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मुगलों की सुरक्षा मराठों के हाथ आ गई। बदले में मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब के 6 से चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। इसी बीच हुआ क्या कि जो दिल्ली की सत्ता थी वहां पर आलमगीर द्वितीय का शासन था, लेकिन जो उसके मीर बख्शी का पद था, मीर बख्शी जो मुख्य सेना का कमान संभालता था, 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली का जो मीर बख्शी था उसके पद पर नजीब-उद-दौला को उसने स्थापित कर दिया। नजीब-उद-दौला मीर बख्शी बन गए। नवाब वजीर उस समय इमादुल मुल्क थे। बादशाह आलमगीर द्वितीय इमादुल मुल्क को बेहतर पाता था नजीब-उद-दौला की तुलना में। फलस्वरूप नजीब-उद-दौला को उसके पद से, मीर बख्शी के पद से हटाने के लिए आलमगीर द्वितीय ने मराठों से सहायता मांगी और उस समय मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने 1757 में रघुनाथ राव को दिल्ली भेजा। बड़ी मराठा सेना लेकर के रघुनाथ राव दिल्ली आ गए और दिल्ली को वो जीतने में सफल भी हो गए। नजीब-उद-दौला को नजीबाबाद जाने के लिए बाध्य कर दिया गया। मराठों का दिल्ली पर अधिकार स्थापित हो गया। मराठे यहीं नहीं रुके। रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अफगानिस्तान भागने पर बाध्य कर दिया और अब मराठों का जो प्रभुत्व था वो पंजाब और अटक तक, पेशावर तक स्थापित हो गया।
इस पूरे क्षेत्र पर मराठों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। जब मराठों ने पंजाब को जीत लिया तो वहाँ पर अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बना दिया और अदीना बेग से 75 लाख रुपए वार्षिक कर लेना निश्चित कर दिया गया। कुछ दिनों तक अदीना बेग पंजाब के गवर्नर रहे और उनकी मृत्यु के बाद मराठा सरदार साबाजी वहाँ के गवर्नर रहे। तो इस प्रकार पंजाब जो है वो डायरेक्ट मराठों के प्रभुत्व में आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक बार भारत का मानचित्र देख लीजिए। भारत के मानचित्र को देखिए आप। अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था, नजीबाबाद और बरेली का क्षेत्र देखिए जहां रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला, रोहिल्ला सरदार हफीज रहमत खां, सादुल्ला खां, दुंदी खां, इनका प्रभुत्व था। वहीं अवध को देखिए, उत्तर भारत का वो क्षेत्र जिसका नवाब शुजाउद्दौला था। तो ये वो शक्तियां थी जो अब मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थी और वो किसी भी तरह मराठा प्रभुत्व को नियंत्रित करना चाहती थी। और यही हुआ। रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला ने इन समस्त शक्तियों को एकजुट किया। शुजाउद्दौला को अपनी ओर मिलाया, हफीज रहमत खां को, सादुल्ला खां को, दुंदी खां को, इन सबको मिलाया और उसने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। ओके, इसी दौरान थोड़ा घटनाक्रम भी परिवर्तित हुआ। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या वजीर गाजी उद्दीन ने नवंबर 1759 में कर दी। जब वजीर गाजी उद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी तो इससे अहमद शाह अब्दाली और गुस्सा हुआ। वो अपराधी को दंड भी देना चाहता था। तो एक ओर रोहिल्ला सरदारों का, नवाब शुजाउद्दौला का आमंत्रण और दूसरी ओर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या। इन दोनों कारणों से अब अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने और मराठों को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर उसने अभियान करने के लिए सोचा। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वजीर गाजी उद्दीन थे वो मराठों के बहुत क्लोज थे। ओके, वजीर गाजी उद्दीन को अपनी ओर मिला करके ही मराठों ने नजीबुद्दौला को दिल्ली से हटाने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस तरह गाजीउद्दीन को सबक सिखाना था, मराठों की शक्ति को नियंत्रित करना था और दिल्ली से काफिरों को निकाल करके इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। अब अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना लेकर के भारत की ओर उसने कूच किया और उस सेना को अटक और पेशावर तक, मानचित्र देखिए, अटक और पेशावर तक का जो क्षेत्र था वो मराठों के नियंत्रण में था। मराठों ने अपनी पुलिस चौकियां स्थापित कर रखी थी, अपने थाने स्थापित कर रखे थे। उन सुरक्षा चौकियों को रौंदती हुई अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं भारत में घुस गई। मराठा सरदार साबाजी जो पंजाब के गवर्नर थे, सुरक्षा चौकी पेशावर और अटक का क्षेत्र दत्ताजी सिंधिया के अधिकार में था। दत्ताजी सिंधिया, साबाजी, इनकी सेनाएं इन्हें रोक न सकी। अहमद शाह अब्दाली और शुजाउद्दौला की सेनाओं ने मिलकर के दत्ताजी को मौत के घाट उतार दिया। दत्ताजी की मृत्यु हो गई, दत्ताजी मारे गए। 1759 के अंतिम दिनों में हुआ क्या कि दिल्ली के बाहर लगभग 10 मील दूरी पर है एक स्थान बुरांडी। बुरांडी के युद्ध में जब मराठा सेनाओं ने अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं को रोकने का प्रयास किया तो उसी युद्ध में दत्ताजी शहीद हो गए। मराठा सरदार दत्ताजी की मृत्यु हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में बालाजी बाजीराव ने मराठा सेना का जो नेतृत्व था वो सदाशिवराव के हाथों में सौंपा, क्योंकि सदाशिवराव ने दक्षिण भारत में निजाम को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी और उनकी यश कीर्ति उस समय सबसे चरम पर थी। सदाशिवराव
उस समय उदगीर में थे, उनको आदेश दिया गया कि आप दिल्ली की ओर कूच करें। मराठा सेना के साथ सदाशिवराव दिल्ली की ओर आए और कुंजपुरा के युद्ध में उन्होंने अफगान सेना को पराजित करने में सफलता भी प्राप्त की और दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण करके 22 अगस्त 1760 को उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया। मराठों का दिल्ली पर अधिकार स्थापित हो गया और जो लाल किला था, उस लाल किले के ऊपर भी अक्टूबर 1760 तक मराठों का जो ध्वज था वो लहराने लगा। पूरी दिल्ली पर मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब ऐसी स्थिति में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष एकदम निकट आ गया। अहमद शाह अब्दाली मराठों की जासूसी कर रहा था और वो उस षड्यंत्र में था, उस कूटनीतिक प्रयास में था, किसी भी तरह मराठों को घेरा जाए और मराठा शक्ति को पराजित किया जाए। और इस कार्य में अहमद शाह अब्दाली को सहयोग दे रहे थे नवाब वजीर पहले के नजीबुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन लोगों ने मिल करके मराठों की जो रसद थी, जो दक्षिण भारत से आ रही थी, उस सप्लाई लाइन को उन्होंने काटने की योजना बनाई, जिससे कि मराठों को रसद की आपूर्ति न हो सके। यद्यपि मराठों ने भी ऐसा प्रयास किया, उन्होंने भी ऐसा कूटनीतिक प्रयास किया कि किसी भी तरह अफगानिस्तान से आने वाली रसद अहमद शाह अब्दाली को न मिले। लेकिन अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रोहेलखंड के ये जो रोहेला सरदार थे नजीबुद्दौला, हफीज रहमत खां, इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली की सेना को रसद की आपूर्ति बराबर बनाए रखी। तो अब यही निश्चय होना था कि किसकी रसद की आपूर्ति रोकी जा सकती है, क्योंकि युद्ध की सफलता इसी पर निश्चित थी। जिस सेना की रसद की आपूर्ति रुक जाएगी, उसके युद्ध में असफलता स्वाभाविक थी और इस कार्य में अहमद शाह अब्दाली सफल रहा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की जो सप्लाई लाइन थी उसको उसने तोड़ दिया। मराठा सेना को रसद की आपूर्ति धीरे धीरे बंद सी हो गई और दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली को रसद की आपूर्ति लगातार जारी रही। नवंबर 1760 में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी थी। नवंबर 1760 से लेकर के दिसंबर और दिन आ गया 14 जनवरी। लगभग 2-2.5 महीने का समय निकल गया और इस 2-2.5 महीने के समय में अहमद शाह अब्दाली ने अपने आप को और अपनी आपूर्ति को व्यवस्थित कर लिया, मराठों की आपूर्ति को ठप कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मराठों को रसद की आपूर्ति जब रुक गई तो मराठा सेना में अनाज के लिए, राशन के लिए हाहाकार मच गया। सैनिक, पशु भूखे मरने लगे। यहां तक कि सैनिकों ने आकर के सदाशिवराव से कहा कि भूखों मरने से तो अच्छा है कि हमको शत्रु के साथ लड़ करके मरने की इजाजत दीजिए, क्योंकि कई दिन हो चुके थे, सैनिकों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिला था। अरे की आपूर्ति में पशु मर रहे थे, मराठा सेना में चारों ओर दुर्गंध फैल रही थी। ऐसी स्थिति में 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ ने निर्णय ले लिया और 8 बजे ही प्रातःकाल, उस दिन बुधवार का दिन था, युद्ध प्रारंभ हो गया। क्योंकि अब इनके पास कोई और अतिरिक्त ऑप्शन ही नहीं था, कोई और विकल्प नहीं था। युद्ध ना करे तो जाएगा, राशन की आपूर्ति हो नहीं रही थी, सामने दुश्मन खड़ा था। इस तरह 14 जनवरी को दिन मैंने बताया वो बुधवार था और सवेरे 8 AM युद्ध प्रारंभ हो गया। इतिहासकारों के अनुसार मराठों के पास उस समय जो सैनिकों की संख्या थी लगभग 40,000 और अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों की संख्या 60,000 के आसपास थी। युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध का निर्णय एक ही दिन में हो गया। हुआ क्या कि लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच विश्वासराव को गोली आकर के लगी और विश्वासराव घायल होकर के गिर गए। सदाशिवराव भाऊ जो हाथी पर बैठे हुए मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जब उन्होंने विश्वासराव को देखा
कि गोली से घायल होकर गिर गए हैं, तो अपनी हाथी से उतर करके विश्वासराव को देखने पहुंच गए। विश्वासराव की लेकिन मृत्यु हो चुकी थी। इधर मराठा सेना ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ के हाथी का जो आसन है ऊपर खाली है, हौदे पर कोई नहीं है। तो मराठा सेना में अफरा तफरी मच गई। मराठा सेना को लगा कि उनके जो सेनापति थे वो मारे गए। ऐसी स्थिति में मराठा सेना में जो हड़बड़ाहट हुई, उससे मराठा सैनिक पीछे की ओर भागने लगे। और वो युद्ध जो हो सकता था कि परिणाम को दूसरा होता, लेकिन एक गोली ने जो विश्वासराव को लगी, उसने युद्ध की दशा को बदल दिया। युद्ध की दिशा बदल गई। सदाशिवराव भाऊ ने फिर से मराठा सैनिकों को संतुलित किया और बहुत बहादुरी के साथ संघर्ष किया, लेकिन सदाशिवराव भाऊ की भी मृत्यु हो गई। विश्वासराव मारे गए, सदाशिवराव भाऊ मारे गए, जसवंत राव की मृत्यु हुई। इब्राहिम गार्दी जो मराठा सेना का मुख्य तोपची था, जिसके अधीन तोप की कमान थी, वो भी युद्ध में शहीद हुआ। शमशेर बहादुर, जनकोजी सिंधिया, ये ऐसे बड़े बड़े मराठा सरदार थे जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। लगभग 28,000 मराठा सैनिक और कई नामचीन मराठा सेनापति इस युद्ध में काम आए। और शाम होते होते अहमद शाह अब्दाली ने पूरी मराठा सेना को या तो बंदी बना लिया या सारे सैनिक मारे गए और शाम होते होते युद्ध समाप्त हो गया। एक ऐसा युद्ध जिसके लिए इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने कहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें महाराष्ट्र में संभवतः शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने इस युद्ध में अपने परिवार का या कोई सगा संबंधी न खोया हो, और कुछ परिवार तो ऐसे थे जो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो एक ऐसा युद्ध जिसमें मरने वाले लोग महाराष्ट्र के लगभग प्रत्येक परिवार से थे। बहुत बड़ी संख्या में मराठा सैनिक मारे गए, युद्ध समाप्त हो गया और शाम होते होते जो मराठा सैनिक थे वो घायल सैनिक युद्ध में पड़े अपनी दशा पर विलाप करते रहे या मारे गए। कुछ मराठा सरदार जैसे महादाजी सिंधिया, मल्हारराव होरकर, नाना फडणवीस ये युद्ध से निकल भागे। मल्हारराव होरकर ने लेकिन बड़ी कूटनीति से जो मराठा सेना में महिलाएं थी उनको निकालने में सफल हो गए। तो ये सरदार युद्ध को छोड़ करके निकल भागे। कुछ ऐसे सरदार थे जो मराठों के साथ थे लेकिन उन्होंने अंतिम समय पर युद्ध में साथ नहीं दिया, जैसे मल्हारराव होरकर युद्ध से निकल गए। जाट सरदार सूरजमल जो शुरू में मराठों के साथ थे लेकिन युद्ध में उन्होंने तटस्थता अपना ली। हुआ क्या कि सूरजमल जाट ने मराठों को ये सलाह दी कि वो हमेशा गुरिल्ला युद्ध करते रहे, इसलिए आमने सामने का युद्ध न करके वो गुरिल्ला युद्ध करें। लेकिन जब सूरजमल की सलाह सदाशिवराव भाऊ ने नहीं मानी तो ऐसी स्थिति में सूरजमल ने अपने आप को और जाट शक्ति को तटस्थ कर लिया, तो जाटों का सहयोग नहीं मिला। दूसरी ओर मराठे उत्तर भारत में जब से आ गए थे वो चौथ की वसूली करते थे, तो इसकी वजह से जो और क्षेत्रीय शक्तियां थी वो मराठों से नाराज थी, उन्होंने भी युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। तो ये सब कुछ ऐसे कारण इकट्ठे हो गए जिसकी वजह से मराठों को उस समय इन लोगों का सहयोग नहीं मिला और सेना पराजित हो गई। वो हम कारणों में और विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ, शाम होते होते खत्म हो गया। हजारों सैनिकों की दर्दनाक मौत हुई। इस युद्ध की वजह से मराठा शक्ति का पराभव हो गया। अहमद शाह अब्दाली विजेता के रूप में आया और इस युद्ध ने भारत में नए इतिहास की दिशा खोल दी। मुगल सत्ता शक्तिहीन हो चुकी थी, मराठे जो उत्तर में शक्तिशाली थे उनका भी पराभव हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का द्वार खुल गया। सिखों को भी अपने प्रभाव को स्थापित करने में इस युद्ध से सहायता मिली।
तो इस तरह मराठा शक्ति का पतन, मुगल शक्ति का पतन और नई शक्तियों के उदय के द्वार खुल गए। अब मराठा साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और इस युद्ध के और भी क्या परिणाम हुए, इसको हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मराठों की हार के क्या कारण थे, मराठा पराजय के कारण। नंबर 1, अभी हमने आपको बताया कि जाट शक्ति का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि सूरजमल गुरिल्ला युद्ध के पक्ष में थे और सदाशिवराव भाऊ उनकी सलाह मान नहीं रहे थे, इसलिए जाटों ने अपने आप को तटस्थ कर लिया। तो जाटों का सहयोग न मिलना, नंबर 2, जो क्षेत्रीय रियासतें थी उन क्षेत्रीय रियासतों से मराठा चौथ वसूल करते थे, इसलिए वो लोग नाराज थे, इसलिए युद्ध के समय उन्होंने सहयोग नहीं दिया। नंबर 3, मल्हारराव होलकर, महादाजी सिंधिया जैसे बड़े मराठा सरदार युद्ध से भाग निकले, उन्होंने सदाशिवराव का साथ नहीं दिया। नंबर 4, सदाशिवराव को सेना की वास्तविक कमान दे दी गई थी। यद्यपि विश्वासराव सेनापति थे, लेकिन वास्तविक कमान सदाशिवराव के हाथ में थी, जबकि इनकी तुलना में मल्हारराव होलकर, महादाजी सिंधिया ये अधिक कुशल और अधिक अनुभवी सेनापति थे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का सहयोग सदाशिवराव को नहीं मिल पाया। तो एक कारण यह भी है कि सदाशिवराव दो अन्य मराठा सरदारों की तुलना में योग्य सेनापति नहीं थे, फिर भी इनको सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव के द्वारा दिया गया, जो एक गलत कदम था। नंबर 5, जो मराठों का तोपखाना था जिसका नेतृत्व इब्राहिम गारदी खान कर रहा था, बड़ी बड़ी तोपें थी, उसकी तुलना में अहमद शाह अब्दाली के पास जो छोटी तोपें थी, इनको की ऊंट पर रख करके संचालित किया जा सकता था, उन तोपों ने मराठा सेना को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। और साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली ने बंदूक का प्रयोग किया, जबकि मराठे अपनी पारंपरिक लड़ाई तीर, भाले, धनुष और तलवार से लड़ते रहे। तो उसकी तुलना में जो बंदूक की मार थी वो ज़्यादा प्रभावी हुई। तो नंबर 1, तोपें जो थी उन्होंने छोटी तोपों का प्रयोग किया और साथ ही साथ बंदूक का जो प्रयोग किया वो बड़ा प्रभावी रहा, जबकि उसकी तुलना में मराठों के द्वारा पारंपरिक हथियार इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, मराठे शुरू से गुरिल्ला युद्ध में बहुत पारंगत थे और यही कारण था कि सूरजमल ने मराठा सरदार को कहा था कि आप गुरिल्ला युद्ध करें। पानीपत का युद्ध आमने सामने का युद्ध था, जो युद्ध लड़ने में मराठा सेना पारंगत नहीं थी, और यही कारण था कि इस युद्ध में मराठों की हार हो गई। तो गुरिल्ला युद्ध ना किया जाना। ओके, अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो बहुत ही अनुशासित और उसका संगठन बहुत अच्छा था, जबकि मराठों की सेना उतनी संगठित नहीं थी। तो सैन्य संगठन कुशल, सैन्य संगठन, अहमद शाह अब्दाली के सैनिक बहुत अनुशासित और सुनियोजित थे, योजनाबद्ध थे, जिसका कि मराठा सेना में अभाव था। जब सूरजमल जाट ने सदाशिवराव भाऊ को ये सलाह दिया कि आप अपनी सेना में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको ग्वालियर में ही छोड़ दें और युद्ध में
केवल सैनिकों को लेके जाएं और सेना गुरिल्ला युद्ध करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि युद्ध को किसी तरह लंबा खींचा जाए, अहमद शाह अब्दाली से वार्ता करते रहा जाए और युद्ध को वर्षा के काल तक ले जाया जाए, जिससे कि अहमद शाह अब्दाली वापस जाने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन सदाशिवराव वो नहीं कर सका। शायद जाट सरदार सूरजमल की सलाह को सदाशिवराव भाऊ मानते तो संभवतः युद्ध का परिणाम कुछ दूसरा होता। और युद्ध में सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था कुशल सेनापति का होना। अहमद शाह अब्दाली उस समय एशिया का सबसे कुशल सेनापति था। जो उसकी वार स्ट्रेटजी थी, जो उसकी टेक्निक्स थी, वार टेक्निक्स, वो बहुत अच्छी थी। वो नादिर शाह का वास्तविक में उत्तराधिकारी था और उसकी तुलना में सदाशिवराव भाऊ उतना योग्य नहीं था। विश्वासराव तो नाबालिग था। तो ऐसी दो शक्तियों के बीच में मुकाबला था। एक और अहमद शाह अब्दाली जिसकी वार टैक्टिक्स, वार स्ट्रेटजी बहुत अच्छी, और दूसरी ओर सदाशिवराव भाऊ का जो लचर नेतृत्व था, मराठा सेना की अनुशासनहीनता थी, लोगों के अंदर मराठा सरदार के प्रति जो निष्ठा की भावना थी उसका कम होना, इसकी वजह से मराठा सेना की पराजय हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट, कुशल सेनापति का होना। और इस वजह से जब मराठा सेना की पराजय हो गई और ये समाचार बालाजी बाजीराव को पहुंचा तो बालाजी बाजीराव को बहुत सदमा लगा। बालाजी बाजीराव एक बड़ी सेना लेकर के दिल्ली की ओर चलने के लिए तैयार हुए और ये जब समाचार अहमद शाह अब्दाली को मिला तो इतिहासकारों ने लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली ने बालाजी बाजीराव को पत्र लिखा कि यद्यप हमारी जीत हुई है लेकिन दिल्ली का शासन आप ही संभालिए। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अब युद्ध को जारी नहीं रख सकता था। उसकी सेना में ही बहुत क्षति हुई थी और वो अब ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो दोबारा युद्ध करे। आ रही मराठा सेना को जब ये समाचार मिला, अहमद शाह अब्दाली का पत्र मिला, तो बालाजी बाजीराव वापस पुणे चले गए। लेकिन उनको इतना सदमा लगा अपने बड़े बेटे पेशवा के उत्तराधिकारी विश्वासराव की मौत, चचेरे भाई सदाशिवराव की मौत, जनकोजी सिंधिया और बड़े बड़े सरदारों की मौत, इससे वो इतने सदमे में आ गए कि मानसिक अवसाद के कारण 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई। तो बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार इस युद्ध ने बहुत ही दूरगामी परिणाम डाले। मराठा शक्ति का पराभव हो गया, नई शक्तियों का उदय हो गया। और जैसे मैंने बताया था कि सिख शक्ति का उदय हुआ, उसको अवसर मिल गए। भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए द्वार खुल गए और मराठा शक्ति के साथ साथ मुगल शक्ति का भी पतन हो गया। पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठों की पराजय हो गई, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव मारे गए, तो ये समाचार इतना दारुण था कि इस समाचार को सीधे बालाजी बाजीराव तक पहुंचाने का किसी का साहस नहीं हो रहा था। कहते हैं एक व्यापारी ने इसको बहुत ही अलंकारिक भाषा में बालाजी बाजीराव को कहा। उसने कहा कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई हैं और तांबे तथा चांदी की तो पूरी गिनती ही नहीं की जा सकती। 2 मोती सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, 22 सोने की मोहरें जो बड़े बड़े मराठा सरदार थे उसका प्रतीक थे। कहते इस समाचार पाकर के बालाजी बाजीराव बहुत अवसाद में आ गए और उसके बाद धीरे धीरे वो अवसाद बढ़ता गया और अंत में उनकी मृत्यु का कारण बना। तो मित्रों, ये एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसने एक नवीन सत्ता के द्वार खोल दिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।